ग्रुप क्या होता है? कंप्यूटिंग एंड नेटवर्किंग। इसमें कंप्यूट के टाइप्स, एप्लीकेशन होस्टिंग, वर्चुअल नेटवर्किंग, स्टोरेज सर्विसेज, रिडंडेंसी ऑप्शंस, फाइल मैनेजमेंट एंड माइग्रेशन, आइडेंटिटी एंड एक्सेस सिक्योरिटी। इसमें डायरेक्टरी सर्विसेज हो गया, ऑथेंटिकेशन मेथड हो गया, सिक्योरिटी हो गया। बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एज्योर अकाउंट। देखो, एज्योर के ऊपर आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो आपको अलाउ करेगा। तो इसमें क्या है, आपको ट्रायल अकाउंट दिया जाता है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। तो एज्योर अकाउंट क्रिएट करना बहुत ही आसान है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा portal.azure.com पे और वहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा एक एज्योर अकाउंट। और ये अकाउंट आपका जो है वैलिड होगा 30 डेज़ के लिए, मतलब सारी सर्विसेज एक्सेस करने के लिए, ठीक है। वैसे ये 12 मंथ सब्सक्रिप्शन होता है, पर यह है कि जो इसमें कुछ अमाउंट आपको देंगे, मतलब $200 के आसपास, तो वो आपको इसमें से खर्च करना होगा, ठीक है। एक्सरसाइज कैसे की जाएगी? एक्सरसाइज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो माइक्रोसॉफ्ट लर्न के अंदर जाओगे और वहाँ पे आपका एज्योर सैंडबॉक्स जो होता है वो मिल जाता है विदाउट अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो सैंडबॉक्स के थ्रू आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो, एज्योर की वही सर्विसेज और वही मॉड्यूल जो है एक्सेस होगा, ठीक है। अगर आपने डायरेक्ट अकाउंट ले रखा है तो आप जो है विदाउट सैंडबॉक्स डायरेक्ट लॉगिन करोगे, ठीक है, और उस पर काम करोगे। पावर शेल इसके अंदर मिलेगा। पावर शेल के अंदर आप कमांड चला सकते हो, ठीक है, या फिर आप बैश शेल के थ्रू स्क्रिप्ट कर सकते हो, लिख सकते हो। जैसे लिनक्स में होता है ना बैश शेल, लिनक्स में तो बहुत सारे शेल हैं, ठीक है, लेकिन इसमें जो है बैश शेल होता है। एज्योर इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड का मतलब ये होता है कि आप एज्योर को किसी भी तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने कोई भी मोबाइल ले रखा, मोबाइल के थ्रू आपने सब्सक्रिप्शन ऐड कर रखा है उसमें, तो आप उसे एज GUI फॉर्म में उसे एक्सेस कर सकते हो। मोबाइल के थ्रू कर सकते हो, लैपटॉप से कर सकते हो, ठीक है। अपनी जो सब्सक्रिप्शन और सर्विसेज है किसी यूज़र को भी शेयर कर सकते हो, ठीक है, वाया GUI या कमांड, ठीक है। और पोर्टल को नेविगेट कर सकते हो, उसकी जो सारी सर्विसेज है उसको एक्सेस करके काम कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो आर्किटेक्चर देखते हैं इसमें। तो इसमें देखो कुछ सर्विसेज हैं जो इसके अंदर आपको प्रोवाइड की जाती है, जैसे एज्योर रीजन्स, एज्योर पेयर्स, सोवेरेन रीजन्स, ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन्स, एज्योर डेटा सेंटर, ये सारी चीज़ें आपको आगे बताते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं रीजन की। रीजन लोकेशंस होती हैं, ठीक है। अब एज्योर के जो डेटा सेंटर है, माइक्रोसॉफ्ट के जो डेटा सेंटर है, वो अलग अलग जगह पे रहते हैं। तो इसमें इनके जो रीजन्स हैं, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, पूरा ये वर्ल्ड मैप है। इस वर्ल्ड मैप में आप जो यहाँ पे ब्लू कलर का देख रहे हो, ठीक है, ये अवेलेबिलिटी रीजन कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको सर्विसेज, एज्योर की सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है ना। तो ये पूरा ग्लोबली आपको बताया जा रहा है कि कहाँ पे क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही है। इसमें आपको 60+ रीजन्स जो हैं प्रोवाइड किए जाते हैं। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, 60 से ज़्यादा डेटा सेंटर्स को मैनेज करता है और अलग अलग यानी कि 140+ कंट्रीज़ में ये फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अवेलेबिलिटी जो आपके रीजन्स हैं वो नीले कलर से आपको बताए गए हैं। सेकंड इसमें देखो अनाउंस रीजन। अनाउंस का मतलब ये होता है कि अभी वहाँ पूरी तरह से फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अनाउंस का मतलब है कि वहाँ पे काम चल रहा है, यानी कि वहाँ पे जो डेटा सेंटर है उसमें पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं है। यानी कि पूरी तरह से ऑपरेशनल कौन कौन सा नहीं है वो ये बताया गया है इस वाले चीज़ से। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेन सेंट्रल, अभी यहाँ पे काम चल रहा है डेटा सेंटर, ठीक है। पोलैंड हो गया, पोलैंड सेंट्रल, यहाँ पे काम चल रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो UAE सेंट्रल है, UAE में तो पूरा हो गया। ये आपका दूसरा कौन सा है यार, दिख नहीं रहा इसमें, छोटा ज़्यादा हो, कतर, कतर सेंट्रल है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी काम चल रहा है, इजराइल में काम चल रहा है। तो ये आपके अनाउंस रीजन होते हैं।
अवेलेबिलिटी जोन्स का मतलब यह है कि यहाँ पे रिडंडेंसी अवेलेबल है। ये देखो, जहाँ जहाँ पे रिडंडेंसी अवेलेबल है वो आपके क्या हो गए, अवेलेबिलिटी जोन्स हो गए। ठीक है, अगर एक रीजन डाउन होता है तो ऑटोमेटिकली दूसरे रीजन जो है उसको टेक ओवर कर लेगा ऑटोमेटिक। समझ आ गया? तो ये 3 अलग अलग टाइप के रीजन जो है वो पूरे वर्ल्ड मैप में बताए गए हैं कि कहाँ कहाँ पे इनके डेटा सेंटर्स अवेलेबिलिटी, ठीक है, कहाँ कहाँ के डेटा सेंटर्स हैं, आप कौन कौन से अवेलेबल हैं आपके पास, कौन से पूरे फंक्शनल चल रहे हैं और कौन से आपके हाई अवेलेबिलिटी जोन्स में हैं। ठीक है, देखो, रीजन्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर डेटा सेंटर्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। देखो क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डेटा सेंटर हैं जो बिल्कुल पास पास में हैं। अब ये पास पास में जो होंगे ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे डेटा सेंटर्स, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे ये इसलिए बनाए गए हैं ये पास पास कि भी अगर एक जोन जो है इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो दूसरे जोन में यूज़र को वो शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रोवाइड फ्लेक्सिबल एंड स्केल टू रिड्यूस कस्टमर लेटेंसी। दूसरा क्या है कि जो कस्टमर है उसके यहाँ से जो लेटेंसी है यानी कि जो स्पीड है, ठीक है, वो ज़्यादा है और लेटेंसी ना आए, ठीक है। लेटेंसी को क्या कर दें, रिड्यूस कर दें, और जो कस्टमर है वो पूरी तरह से उस सर्विसेज को यूज़ कर पाए, यानी कि उसे डाउन टाइम नहीं मिलना चाहिए कुल मिला के, ठीक है। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि जो कस्टमर है उसको एक जगह से अगर कनेक्टिविटी कम मिल रही है तो दूसरी जगह से कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो एक से ज़्यादा रीजन एक ही उस पर बनाए गए हैं, मतलब नियरेस्ट प्रॉक्सिमिटी में बनाए गए हैं, क्लोज्ड, ठीक है। प्रिजर्व द डेटा रेजिडेंसी एंड कंप्रिहेंसिव कंप्लायंस ऑफरिंग। यहाँ पे क्या कर रखे हैं, आपके डेटा को प्रिजर्व किया जाता है, यानी कि यहाँ पे अलग अलग रीजन में आप देख रहे हो यहाँ पे आपके पास जो स्टोरेज है वो मेंटेन है। अगर आपने ये वाला स्टोरेज चूज़ किया है, अगर ये डाउन हो गया साउथ कोरिया तो सेंट्रल कोरिया से आपका डेटा एक्सेस हो जाएगा, यानी कि एक से ज़्यादा जगह पे डेटा को प्रिजर्व किया गया है जिससे कि वो उस सर्विसेज को यूज़ कर सके। लेकिन कस्टमर अगर नहीं चाहेगा कि भाई अगर चाह रहा है कि भाई इसी रीजन में चाहिए तो उस जगह अवेलेबिलिटी नहीं चाहिए तो उस ऑप्शन को वो डिनाई कर सकता है कि भाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक ही जगह पे चाहिए। वो ऐसा कर सकता है, वो ऑफ़र कर रहे हैं आपको एक से ज़्यादा जगह डेटा रखने के लिए, पर ज़रूरी नहीं है कि आप उसके ऑफ़र को एक्सेप्ट करो, ठीक है। आप उसी जगह पे रखोगे डेटा जहाँ आपको चाहिए, ठीक है। इंडिया के अंदर आप देख सकते हो, देखो साउथ इंडिया यानी कि साउथ एरिया में यहाँ पे बैंगलोर साइड में डेटा सेंटर बनाए गए हैं। सेंट्रल इंडिया, यहाँ पे सेंट्रल इंडिया, वेस्ट इंडिया तो ये गुजरात वगैरह के आसपास है, ठीक है, और यहाँ पे मुंबई वगैरह के आसपास है, ठीक है। तो ये बैंगलोर वाला है, ये मुंबई का है और ये गुजरात वगैरह का है, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा सेंटर जो है डिप्लॉय किया, अभी और भी ज़्यादा ये डेटा सेंटर यहाँ पे अलग अलग रीजन में बना रहे हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं अवेलेबिलिटी जोन होते क्या है बेसिकली। देखो हमने आपको बताया था कि हमारे पास कुछ ऐसे जोन होते हैं जो हाईली अवेलेबल होते हैं, उसे हम कहते हैं अवेलेबिलिटी जोन। अवेलेबिलिटी जोन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये पूरा पूरा एक रीजन है, एक रीजन के अंदर बहुत सारे जोन हो सकते हैं, ठीक है। एक रीजन मैंने बना लिया यहाँ पे और उसके अंदर क्या किए, अलग अलग जोन बनाए। अब ये जो अलग अलग जोन बनाए हैं ये बिल्कुल नियरेस्ट प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, ठीक है। अब ये क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि ये प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन। देखो, इट्स प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डाउन टाइम ड्यू टू डेटा सेंटर फेलियर। अगर आपका डेटा सेंटर फेल हो जाता है तो आप क्या कर सकते हो, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो कि भाई आपका पूरा का पूरा डेटा सेंटर डाउन हो गया है तो आप ऑटोमेटिकली स्विच कर जाओगे दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में। मान के चलते ही ये अवेलेबिलिटी जोन 1 वाला जो है वो डाउन हो गया है, ऑटोमेटिकली योर मशीन्स हैव बीन मूव्ड फ्रॉम दिस एरिया टू दिस एरिया, यानी कि इस एरिया से मशीनें यहाँ पे ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएंगी, ठीक है। आप यहाँ स्विच कर जाओगे, आपका जो यूज़र है वो यहाँ स्विच कर जाएगा और आपका जो डेटा है वो यहाँ पे भी रखा है, यहाँ पे भी रखा है। इसी को तो बोलते हैं अवेलेबिलिटी जोन। अगर यहाँ आउटेज हो गया तो यहाँ से आप एक्सेस कर पाओगे, तो ऑटोमेटिकली स्विच कर जाओगे, ठीक है। तो ये डेटा सेंटर फेलियर जो है होता है तो इससे डाउन टाइम हो सकता है, लेकिन हमारे पास अवेलेबिलिटी जोन की वजह से
हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। फिजिकली सेपरेटेड डेटा सेंटर्स विद इन द सेम रीजन। अब देखो फिजिकली सेपरेट का मतलब ये है कि जो डेटा सेंटर है वो एक डेटा सेंटर दूसरे डेटा सेंटर से फिजिकली डिस्टेंस पे है, मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर, तो इतना चलेगा, ठीक है। और ये अवेलेबिलिटी जोन होते हैं वो ज़्यादा नहीं, मतलब 10 किलोमीटर के आसपास, 20 किलोमीटर के आसपास, मतलब एक रीजन बना दिया जाता है कि भाई हाँ ये रीजन है। अब जैसे दिल्ली है, दिल्ली के बिल्कुल पास में नोएडा है, ठीक है, गुड़गांव है, तो अब ये क्या हुआ, पूरा एक रीजन माना जाएगा, ठीक है ना, चाहे उसका डिस्टेंस क्या है 20 से 25 किलोमीटर क्यों ना हो, लेकिन मतलब एक वो रीजन हो गया। जैसे हमने कहा दिल्ली नियर कैपिटल, तो दिल्ली के आसपास का जो एरिया है दैट इज एनसीआर, वो नियर कैपिटल रीजन हो गया। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो गया, ये पूरा एक क्या हो गया, अवेलेबिलिटी जोन हो गया, ये पूरा ये रीजन हो गया, इसमें आप अवेलेबिलिटी जोन बना सकते हो। मतलब एक को मान लो कि भाई दिल्ली में है, एक को मान लो आप नोएडा में है, और एक को आपने मान लिया नियरेस्ट गुड़गांव। अब ये तीनों जो सिटी है इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा नहीं है, नोएडा और दिल्ली के बीच में मुश्किल से 5 से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। गुड़गांव और दिल्ली के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी 5 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है, 5-10 किलोमीटर। और गुड़गांव और नोएडा के बीच में भी आपका जो है 10 से 15 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये ज़्यादा डिस्टेंस ना होने की वजह से पूरा एक रीजन क्रिएट कर दिया है, ठीक है ना। Each data center is equipped with the independent power, cooling and network. अब देखो हर जो डेटा सेंटर है सबके पास अपना अपना क्या है, पावर सिस्टम है। यानी कि वो क्या करते हैं, डेटा सेंटर बनाते हैं तो उसके लिए पावर प्लांट लगाना पड़ता है। जो पावर प्लांट होता है उससे 24 आवर बिजली सप्लाई होती है, ठीक है। अब 24 आवर बिजली सप्लाई कैसे हो पाएगी भाई, गवर्नमेंट जो है वो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है, मान के चलते हैं गवर्नमेंट आपको बोल रही है कि 12 घंटे बिजली प्रोवाइड करेगी, लेकिन हमारा डेटा सेंटर है 24 घंटे काम करेगा। अब 12 घंटे तो आपने नॉर्मल लाइट ले ली, लेकिन जो अगले 12 घंटे होंगे वो जनरेटर पे चलेगा। तो यहाँ पे जनरेटर्स लगाए जाएंगे और उसके लिए आपको प्रोविज़न रखना पड़ेगा, यानी कि इसको पावर कभी भी फेल नहीं होनी चाहिए, 24 आवर आपकी पावर चलनी चाहिए। या फिर आपको ऐसी सिटी चूज़ करनी पड़ेगी जहाँ पे 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, जैसे डेटा सेंटर लगाते हैं तो वो ये चूज़ करते हैं कि भाई 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, 12 घंटे जो जनरेटर चलेगा उसका जो खर्चा होगा वो कौन देगा, तो कंपनी को बेयर करना पड़ेगा। इसलिए वो क्या करेगी, ये चीज़ ध्यान में रखेगी। सेकंड चीज़ है कूलिंग। कूलिंग में क्या होता है कि भाई आपने ऐसी गर्म जगह पे बना दिया डेटा सेंटर, वहाँ पे 24 आवर क्या है, कूलिंग की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठंडे जो रीजन है वहाँ पे आपको अपना डेटा सेंटर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है ना, समझ आ गया। और साथ साथ क्या है, नेटवर्किंग। नेटवर्किंग यानी कि उनके बीच में जो वायर्स जा रही हैं, जो फाइबर चैनल जा रहे हैं, या फाइबर की ऑप्टिकल फाइबर जो केबल बिछी है वो प्रॉपर बिछी होनी चाहिए, ठीक है ना, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आउटेज के टाइम वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो हर डेटा सेंटर में ये सारी चीज़ें फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। अब जैसे डेटा सेंटर की बात करेंगे, यूएई वाला डेटा सेंटर, तो वहाँ पे क्या होगा, भाई गर्मी ज़्यादा है लेकिन 24 आवर बिजली गवर्नमेंट सप्लाई करती है, तो इसलिए कि वहाँ पे डेटा सेंटर बना दिया, नहीं तो जो वहाँ नहीं बना सकते थे, क्योंकि वहाँ गर्मी पड़ रही है, जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री से ऊपर रहता है वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वहाँ रेत ही रेत है, भाई रेत में तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही, ठीक है। तो आपको क्या है, कूलिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और वहाँ पे क्या है कि भाई कनेक्टिविटी के हिसाब से ऑप्टिकल फाइबर डली होनी चाहिए। अब डेटा सेंटर मुंबई में क्यों बनाया, बैंगलोर में क्यों बनाया, क्योंकि वहाँ से फाइबर ऑप्टिक जा रहा है दूसरे कंट्रीज़ के लिए। तो ऐसी जगह पे डेटा सेंटर बनाएंगे जहाँ नेटवर्किंग करना आसान हो, जहाँ पे कनेक्शंस बनाना आसान हो, ठीक है ना। तो इसलिए बनाए जाते हैं ये चीज़, कनेक्टेड थ्रू द प्राइवेट फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। और देखो क्या है कि आप खुद का क्या कर रहे हैं, प्राइवेट ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बना रहे हैं। कि ये ऐसा क्यों किया हमने, भाई हम किसी थर्ड पार्टी को भी तो हायर कर सकते थे कि ऑप्टिकल फाइबर बिछा दो, पर हमने क्या किया, हमने खुद की ऑप्टिकल फाइबर बिछाई। क्यों बिछाई, वो इसलिए बिछाई क्योंकि थर्ड पार्टी जो है
वो मेंटेनेंस में उतना ज़्यादा बेटर नहीं हो सकता। भाई अगर लाइन क्या है, डाउन हो गई, तो आपको कॉल करना पड़ेगा, भाई ये लाइन डाउन हो रही है बार बार ये। तो इससे अच्छा है कि खुद का ही उन्होंने सेटअप कर दी, थर्ड पार्टी को छोड़ दिया। भाई जहाँ पे भी करेगी खुद की ऑप्टिकल फाइबर बिछानी है। तो इसीलिए क्या बेटर रहेगा डेटा सेंटर के लिए। समझ आ गया? ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम? जी नहीं। रीजन पेयर्स, रीजन पेयर्स कौन से होते हैं? रीजन पेयर जो होते हैं वो ऐसे रीजन होते हैं जो हमारे पास अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कर सके और उनका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा ना हो। तो डिस्टेंस मिनिमम कितना होना चाहिए वो यहाँ बताया गया, देखो 300 माइल्स ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू रीजन्स। दो रीजन है, उनको आप पेयर बना सकते हो, और पेयर बनाने के लिए ठीक है आपको बिल्कुल थोड़ा नियरेस्ट ही रखना पड़ेगा, अंडर द 300 माइल्स। ठीक है ना? अब देखो नॉर्थ सेंट्रल यूएस, साउथ सेंट्रल यूएस, अब ये दोनों के आपस में पेयर है। ईस्ट यूएस और वेस्ट यूएस ये आपस में पेयर है। वेस्ट यूएस टू वेस्ट वेस्ट सेंट्रल ये आपस में पेयर बना रखी है। यूएस ईस्ट टू के साथ सेंट्रल यूएस का पेयर बना है। कनाडा का कनाडा ईस्ट के साथ बना हुआ है। नॉर्थ यूरोप का वेस्ट यूरोप के साथ बना हुआ है। ठीक है, यूके वेस्ट का यूके साउथ के साथ बना हुआ है। जर्मनी सेंट्रल का जो है नॉर्थ के साथ बना हुआ है, जर्मनी नॉर्थ। साउथ एशिया का ईस्ट एशिया से है। ईस्ट चाइना का नॉर्थ चाइना से है। जापान ईस्ट का जापान वेस्ट से है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो ईस्ट का साउथ से है। इंडिया साउथ का इंडिया सेंट्रल से है। ब्राज़ील जो है साउथ का साउथ सेंट्रल यूएस के साथ है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो रीजन बना रखे हैं उसी में आप अपनी मशीनें रखें, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि क्या होगा, ये पेयरिंग में रहेगा तो आप यहाँ से यहाँ स्विच ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, वो कस्टमर को भी देखना पड़ेगा। पता चला आपने एक तो ले लिया इंडिया साउथ और एक आपने ले लिया कौन सा, वेस्ट यूएस। आपने यहाँ डेटा रखा और यहाँ रखा डेटा, तो ये क्या होगा, स्विच करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप साउथ और इंडिया सेंटर में स्विच कर सकते हैं क्योंकि नियरेस्ट है। तो इन्हें हम कहते हैं पेयर रीजन। ठीक है ना? ऑटोमेटिकली रेप्लिकेशन फॉर सम सर्विसेज। अब ये क्या होता है, इसका एक और फायदा होता है कि यहाँ पे जो रेप्लिकेशन होता है वो 24 आवर हो सकता है। यानी कि आपने कोई चीज़ बनाई, वो ऑटोमेटिकली दूसरी जगह भी क्रिएट हो गई। यानी उसकी एक कॉपी यहाँ हो गई, एक कॉपी दूसरे रीजन में क्रिएट हो गई। ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट भी होता है। यानी कि जो सर्विसेज है, मान के चलते हैं मैंने एक एसक्यूएल सर्वर की मशीन बनाई। अब मैं चाहता हूँ एसक्यूएल सर्वर का बहुत सारा डेटा जो है वो रेप्लिकेट हो। अब जो एसक्यूएल सर्वर में आपने क्या किया हुआ है, कहीं जीबी डेटा रखा हुआ है डेटाबेस में। अब एक साथ वो दूसरी जगह पे ऑटोमेटिकली मूवमेंट करे या रेप्लिकेट करे, ये हम चाहते हैं। तो रेप्लिकेशन फीचर आप यूज़ करोगे। तो रेप्लिकेशन फीचर जब आप यूज़ करोगे तो उसमें क्या होगा, आपको देखना पड़ेगा कि जो मशीनें हैं वो पीयर रीजन में बनी हो। तो उससे क्या होगा, रेप्लिकेशन बहुत फास्ट होगा। नहीं तो घंटों लग जाएंगे, दिन भी लग सकते हैं, 2 दिन 4 दिन भी लग सकते हैं रेप्लिकेशन होने में। ठीक है ना? तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। प्रायोरिटाइज रीजन्स रिकवरी इन द इवेंट ऑफ द आउटेज। दूसरा फायदा ये होता है कि भाई अगर कोई रिकवरी आपको करनी है, डेटा का बैकअप आपने लिया है, रिस्टोर कराना है। रिस्टोर करने के लिए आपने बैकअप रखा है किसी दूसरे रीजन में और आप उसकी रिकवरी चला रहे हो, रिस्टोर करना चाह रहे हो। ठीक है, तो वो टाइम लेगा। वो टाइम इसलिए लेगा क्योंकि वो डिफरेंट रीजन में है और पेयर रीजन में नहीं है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पेयर रीजन में होना चाहिए तो ज़्यादा बेटर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, तो आउटरोज हो जाएगा तो आप रिकवर ईजिली कर सकते हैं। अपडेट्स आर रोल्ड आउट सीक्वेंसली टू मिनिमाइज द डाउनटाइम। अब यहाँ पे क्या होता है कि अपडेट जो होते हैं, अपडेट का मतलब है कि भाई आपने एक मशीन जो है उसको ऑटोमेटिकली अपडेट पे डाल रखा है। ठीक है, अब आपने डाल दिया अपडेट पे, तो जैसे ही वो अपडेट पे जाएगी तो कुछ समय तक वो रीस्टार्ट होएगी। ठीक है, और जब वो मान के चलते हैं कि 10 मिनट या आधे घंटे के लिए रीस्टार्ट हो रही है, उसमें क्या है, ऑटोमेटिक अपडेट चल रहा है। जो अपडेट चल रहा है वो मशीन को क्या कर देगा, उसकी जो सर्विसेज को थोड़े टाइम के लिए क्या कर देगा, डाउन टाइम पे डाल देगा। यानी कि डाउन टाइम हो जाएगा जब मशीन रीस्टार्ट हो रही है या मशीन अपडेट उठा रही है।
ठीक है, तो उस समय तो कुछ कर नहीं सकते आप। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपका पेयर रीजन बना हुआ है तो ऑटोमेटिकली क्या है कि आपका जो डाउन टाइम है वो कम हो जाएगा, ठीक है ना, और डेटा जल्दी से रेप्लिकेट करेगा दोनों जगह पे, ठीक है, और फिर रिकवरी भी जल्दी से पॉसिबल है, स्विच कर सकते हो आप एक रीजन से दूसरे रीजन में, ठीक है। ये सारे रीजन देखने के लिए एक लिंक है, देखो aka.ms पेयर्ड रीजन, कौन कौन से पेयर रीजन है उनके बारे में ये आपको बताएगा, ठीक है। और डायरेक्ट इस पर क्लिक करके देखो पेयर रीजन कौन कौन से बनेंगे इसके बारे में बताएगा, देखो ये देखो, ये पूरा पूरा क्या है, देखो एक रीजन है ये जो आप देख रहे हो डायग्राम में, ये देखो इतना हिस्सा। अब इसमें देखो क्या है कि एक ये डेटा सेंटर बना हुआ है, एक ये डेटा सेंटर बना हुआ है, एक ही सेंटर, ठीक है, और एक ये डेटा सेंटर, ये 4 डेटा सेंटर बनेंगे। अब देखो ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 300 माइल से कम होगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 300 माइल से कम होगा, ठीक है। अब क्या है कि ये आपस में पेयर बने हुए हैं, दोनों पेयर बने हुए, और ये दोनों पेयर बने हुए, ठीक है। तो उसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि जो मशीन यहाँ पे अपडेट हो रही है, मान के चलते हैं यहाँ अपडेट हो रही है, इसने अपडेट उठा लिया, अपडेट उठाया, रिस्टार्ट होने लगी, तो क्या होगा, अगर आपने इसका अपडेट इस मशीन के साथ सेट किया हुआ था, तो जब ये रीस्टार्ट होगी तब ये दूसरी वाली एक साथ रीस्टार्ट नहीं होगी, ये उस समय क्या कर रही होगी, इसके साथ कनेक्टिविटी बनाएगी, यानी कि जो यूज़र का जो डेटा है वो अब यहाँ से एक्सेस होगा, ये रीस्टार्ट हो रही है तब तक यूज़र का डेटा यहाँ से एक्सेस होगा, ऑटोमेटिकली स्विच रहेगा, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ स्विच कर जाएगी और डेटा जो है आपका एक्सेस हो जाएगा। ये काम जो है वो आप सेम सेम डेटा सेंटर में भी कर सकते हो, एक ही सर्वर में आप रैक चेंज कर सकते हो और उनके बीच में क्या है अवेलेबिलिटी बना सकते हो, वो एक्चुअली बना के रखते हैं ये चीज़, ठीक है। यूज़र को नहीं पता होता है कि वो दूसरे डेटा सेंटर को यूज़ कर रहा है या खुद के डेटा सेंटर को यूज़ कर रहा है, ठीक है ना। अब एक और रीज़न है डिजास्टर रिकवरी वाला, ये देखो ये क्या है कि अगर ये पूरी तरह से फेल हो गया और यहाँ से भी डेटा एक्सेस नहीं हो रहा है इसके पेयर रीजन से, तो ये वाला जो रीजन है आपका, ये देखो ये ऐसे कनेक्टिविटी बनाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, ये ऑप्टिकल फाइबर डली हुई है इनके बीच में, तो क्या है कि आप अपना डेटा डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर सकते हो रिकवरी रीजन से, ठीक है, क्योंकि ये क्या है एक ही जियोग्राफिक एरिया के अंदर है, ठीक है। जैसे इंडिया में ही 3 जगह अलग अलग है, अलग अलग जगह आपका डेटा रखा हुआ है, डिजास्टर रिकवरी के लिए आपने डेटा यहाँ रखा हुआ था बैकअप बना के, ठीक है, अगर कोई फेलियर होता है तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और ये आपस में रेप्लिकेशन भी चलते रहेंगे, मतलब ये इन दोनों के बीच में रेप्लिकेशन है, इन दोनों के बीच में रेप्लिकेशन, और उसके बाद इन 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 दोनों के बीच में रेप्लिकेशन हो गए यहाँ पे, या इसके बीच में कर लो आप चाहे, ठीक है, समझ आ गया। जी। अब देखो ये पूरा आप जो है नोट्स बनाओगे तो आप ये बना सकते हो कि भी किस जियोग्राफी में किसका किसके साथ जो है पेयर बना हुआ, ठीक है ना, ये पेयरिंग है। एशिया पैसिफिक में आप जाओगे तो ईस्ट एशिया साउथ एशिया दोनों के बीच में क्या है पेयरिंग बनी, हांगकांग सिंगापुर के बीच में, ऑस्ट्रेलिया में ईस्ट और साउथ, तो ये पेयर रीजन है, समझ आ गया। और ये आपकी जियोग्राफी है, यानी कि आपको बताया जाएगा जैसे कोरिया में आपको चाहिए तो कोरिया में कौन सा लेको, सेंट्रल या साउथ, इन दोनों के बीच में पेयर बने हुए, ईस्ट यूएस वेस्ट यूएस के बीच में पेयर बने हुए, ठीक है ना। तो ये इस तरह से होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, एज्यूरे सोवेरियन रीजन्स। सोवेरियन रीजन क्या होते हैं, देखो बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास हमारी जो गवर्नमेंट है इसका बहुत बड़ा रोल है, तो गवर्नमेंट का जो डेटा है, गवर्नमेंट एजेंसी का जो डेटा है वो हाई सिक्योरिटी पे रहेगा, सीधी सी बात, भाई आपने अपना डेटा रखना है तो आप क्या करोगे, कहाँ पे रखोगे, आप अपना डेटा कहीं भी रख सकते हो क्योंकि इतना सिक्योरिटी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन जो गवर्नमेंट का जो भी डेटा है
वो स्पेशल रीजन में रखा जाता है जहाँ पे गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं वो काम करेगी। तो देखो जो माइक्रोसॉफ्ट है वो किसके अंडर में आ रहा है, यूएस के, यूएस गवर्नमेंट चला रही है। तो यूएस गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई आप क्या करोगे, हमारा जो भी डेटा है उसे पूरी तरह से क्या करोगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करोगे। देखो, मीट्स द सिक्योरिटी ऑफ कंप्लायंस नीड्स ऑफ द यूएस फेडरल एजेंसीज, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स एंड दियर सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स। देखो जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि भाई हमने कुछ कंपनीज यहाँ पे हायर की हैं, इन कंपनीज के अंडर में ही और उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही आप अपने डेटा को रख सकते हो और उसी हिसाब से इसकी प्राइवेसी का ध्यान रखोगे। ठीक है। सेपरेट द इंस्टेंस ऑफ एज्यूर, physically isolated from non-US government deployments, accessible only to the screen authorized personnel। अब देखो ऐसा क्यों किया इन्होंने, क्योंकि भाई एजूरी के जो कुछ ऐसे रीजन हैं जो सेपरेट हैं बिल्कुल, और जिसका कंट्रोल किसके पास है, गवर्नमेंट के पास। ठीक है ना। यूएस का जो भी डेटा है वो जा रहा है तो वो इनका सेपरेट रहेगा, और जैसे इंडिया का जो डेटा है उस पर इंडिया के गवर्नमेंट का अधिकार है। तो इंडिया वाले क्या करेंगे भाई, वो बोलेंगे कि भाई हमारा कुछ डेटा है जो सिक्योरिटी बनाए रखना है, तो वो अपने डेटा सेंटर में उस रीजन में स्टोर कर सकता है। और वो रीजन जो होंगे वो सोवरेन रीजन कहलाएंगे, जो हर जगह उस इसकी गवर्नमेंट काम करेगी। जैसे यूएस में यूएस की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम चलेगा, इंडिया में इंडिया गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, चाइना में चाइना की अकॉर्डिंग। समझ रहे हो। तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी कंपनीज हायर कर रहे हैं उनके डेटा सेंटर को मैनेज करने के लिए। ठीक है ना। जैसे आपने डेटा सेंटर लगाया माइक्रोसॉफ्ट ने, कहाँ पे, चाइना के पास। अब चाइना बोलेगा यार कि आओ डेटा सेंटर लगाओ, लेकिन यहाँ पे जो मैनेज करेगी वो हमारी कंपनी मैनेज करेगी, आप नहीं करोगे। नहीं समझ आया। मतलब उसमें जो अधिकार रहेगा वो किसका रहेगा, उसी की गवर्नमेंट का रहेगा, उसमें आप कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकते। अगर वो बोलेंगे भैया ये सर्वर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे करना है, यहाँ पे इस तरह से मैनेज करना है, तो करना पड़ेगा, सीधी बात। नहीं समझ। वो टाइम टू टाइम इसको क्या कर रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं, और उनके जो ऑथराइज पर्सनल है वही उसको यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से। मतलब उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, सर उन्होंने एक बोल बात दिया तो पूछनी बोल है। दिया। हेलो। 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 सर इंस्टेंस का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है इसमें? इंस्टेंस, जी। देखो देखो क्या होता है कि कोई भी चीज़ है, जैसे मान के चलते हैं भाई आपने एक सर्वर बनाया, ठीक है। जी। अब सर्वर का आपने क्लस्टर बनाया, तो क्लस्टर इज एन इंस्टेंस ऑफ द सर्वर। समझ रहे हो। भाई आपने क्या मतलब का है, क्लस्टर। उसका पूरा क्लोन मान लीजिए आप, जी इंस्टेंस जी। इज अ क्लोन। ठीक है ना। उसकी की पूरी क्या है, इंस्टेंस है, यानी कि वो डेटा पूरा का पूरा वहां पे भी है। like a supporter, हम्म। like a supporter support। हाँ, मतलब ये देखो क्या होता है ना कि अब आपने क्या, बहुत सारा डेटा आपके पास है। अब आप चाहते हो अगर ये डेटा क्या हो गया, लॉस हो गया, तो आप क्या करोगे, इसके एक इंस्टेंस बना के रख लोगे, यानी कि बैकअप बना के रख लोगे। ठीक है। दोनों इंस्टेंस जो होंगी वो आपस में जुड़ी होंगी, रेप्लिकेशन में रहेंगी। इसमें कोई भी चेंजेस होगा तो वो उसमें भी चेंजेस हो जाएगा, तो उसे इंस्टेंस कहते हैं। इंस्टेंस दो चीजें हैं जो आपस में कनेक्टेड है। ठीक है जी। ना। समझ आ गया। अब देखो, हाँ क्लोन ही कह सकते हैं, ज़्यादा बढ़िया क्लोन ही कहना सही रहेगा। हाँ क्लोन कह सकते हो आप उसको, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पे है वो वहाँ पे भी है, दोनों जगह। अब देखो एज्यूरे सोवेरियन रीजन, एज्यूरे चाइना। अब देखो चाइना वाले जो हैं सबसे, मतलब ये कह सकते हैं, मतलब सबसे हरामी चाइना वाले। ठीक है। अब क्यों कहा मैंने ऐसा, वो इसलिए कहा क्योंकि चाइना वाले जो हैं वो ये कहते हैं कि भाई आप एज्यूरे क्लाउड को मैनेज करो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या होगा, उसका जो चलाने का जो काम है वो हमारे बंदे करेंगे पूरी तरह से, और आपका उसमें कंट्रोल बिल्कुल नहीं रहेगा। आप अपना डेटा रखोगे और आप क्या डेटा रख रहे हो उसकी प्राइवेसी का ध्यान हम रखेंगे। मतलब डेटा तो आपका है लेकिन वो आपका प्राइवेट नहीं रहा, वो हमारे अंडर में रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या कह रहा हूँ मैं।
चाइना ये कहता है कि भाई जैसे मान के चलते हैं मेरा पैसा है और मैंने अपने बैंक में रखा हुआ पैसा, लेकिन वो पैसा क्या होगा, चाइना ये कह रही कि वो पैसा मेरा है, मतलब बंदों का जो पैसा है वो उसने अपने अंडर में रखा हुआ है और वो किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकती है। उसी तरह से डेटा आपका है, इस्तेमाल वो कर रही है। नहीं समझे? फिजिकली सेपरेटेड इंस्टेंस ऑफ द क्लाउड एजूरे क्लाउड सर्विसेज ऑपरेटेड बाय द 21 वायानेट। अब देखो इसने कहा कि भाई इसके लिए एक अलग से इंस्टेंस बना दो, उसको हम मैनेज करेंगे, यानी कि सारा का सारा डेटा वो उनके पास भी जाएगा, वो जो एजूरे का डेटा वो उनके पास भी जाएगा, ठीक है। और वो उस डेटा को क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे अपने हिसाब से यूजर को देने के लिए। ऑल डेटा स्टे विद इन द चाइना टू इंश्योर कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब फिल्टरिंग करेंगे, ठीक है ना। तो पूरी तरह से डेटा फिल्टर होगा, जब वो देख लेंगे इसमें कुछ नहीं है तब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस डेटा को। मान के चलते हैं आपने चाइना के खिलाफ कुछ लिखा हुआ है, आपने एक वेबसाइट होस्ट कर दी एजूरे के अंदर और उसमें चाइना के खिलाफ आपने क्या जहर उगल दिया, मान के चलते हैं सपोज है, तो अब क्या होगा कि अब वो डेटा कहाँ जाएगा, उनके पास भी जाएगा, जा रहा है सोवेरियन रीजन में जा रहा है वो डेटा, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, वहाँ पे उस डेटा को चेक करेंगे पहले, इसके अंदर कुछ गलत चीज़ तो नहीं है जो पब्लिश हो रही है। अब वो देखेंगे हाँ ये इस तरह की वेबसाइट है जो हमारे खिलाफ क्या कर रही है, लिख रही है, या ये गलत कर रही है, कुछ भी वो कर रही है, तो क्या करेंगे वो वहीं पे उसे क्या कर देंगे, फिल्टर कर देंगे कंटेंट, और उसके बाद ही वो जाके आगे पब्लिश हो पाएगी। तो पूरा पूरा उनके पास जो है ना कंट्रोल है उस चीज़ का, डेटा का कंट्रोल उनके हाथ में। इंडिया नहीं करता बल्कि ऐसा, ठीक है ना। ये स्पेशल जोन बना रखे, अब चाइना के लिए बना रखा है उन्होंने स्पेशल ये, ठीक है ना। या फिर यूएस के लिए, यूएस का अपना रूल है जीडीपीआर, प्रिवेसी के लिए, पता है आपको। इसके बाद देखो हम आगे देखते हैं, एक्सप्लोर द एज्यूरे ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखो हमारे पास क्या है कि जब हम लोग एज्यूरे यूज़ करते हैं तो अलग अलग लोकेशन हम लोग यूज़ करते हैं, अलग अलग रीजन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एज्यूरे का पूरे पूरे के पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे क्या है, अलग अलग जियोग्राफी बनी हुई है, अलग अलग जो है प्रेजेंस है, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए अलग अलग आइकन्स को यूज़ करते हैं, इसकी जियोग्राफी को यूज़ करते हैं, इसके जो रीजन्स हैं या पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस है, ये सारे क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं पूरे ग्लोबली, और नियरेस्ट जो पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है उसमें अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। अब देखो एज्यूरी क्या अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग सिंबल्स वगैरह भी यूज़ करता है। अब ये सारी चीज़ें रिसोर्स कहलाती हैं, जैसे कि अब वर्चुअल मशीन है तो वर्चुअल मशीन का ये आइकन रहेगा, स्टोरेज की अकाउंट्स का ये आइकन रहेगा, वर्चुअल नेटवर्क का ये आइकन रहेगा, एज्यूरे ऐप की सर्विसेज का ये आइकन है, एसक्यूएल का ये है, फंक्शन का ये है। ये सब क्या बना रही है, अलग अलग रिसोर्स बना रही है। ये सारे रिसोर्स क्या है, कंपोनेंट है। एज्यूर रिसोर्स आर द कंपोनेंट्स, ये सब कंपोनेंट है, जैसे वर्चुअल मशीन हो गया, स्टोरेज अकाउंट है, वर्चुअल नेटवर्क है, ये सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। इनसे मिलकर ही क्लाउड सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अच्छा, जितने भी आपने कंपोनेंट देखे हैं वो किसी ना किसी रिसोर्स के अंदर रह सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिसोर्स ग्रुप। रिसोर्स ग्रुप इज a टाइप ऑफ कंटेनर, it's a container to manage and aggregate the resources in a single unit। कहने का मतलब है कि मान के चलते हैं मेरे पास 20 चीज़ें हैं, 20 कंपोनेंट हैं। अब वो 20 कंपोनेंट क्या है, अगर मैंने ऐसे ही रख दिए तो कल को अगर मैं उसे एक्सेस करने लगा तो मुझे ये नहीं पता लगेगा कि कौन सा कंपोनेंट मैंने किस पर्पज़ के लिए बनाया था। तो अब क्या होगा कि मैं जितने भी कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ उनके लिए मैं क्या करूँगा, एक ग्रुप बना दूँगा, उस ग्रुप को ही कहा जाएगा रिसोर्स ग्रुप।
रिसोर्सेज कैन एग्जिस्ट इन ओनली वन रिसोर्स ग्रुप, यानी कि जो आपने रिसोर्स ग्रुप बनाया है उसके अंदर वो कंपोनेंट को आप रख सकते हो, ठीक है ना। एक रिसोर्स ग्रुप में बहुत सारे कंपोनेंट रख सकते हो, लेकिन उसकी सिर्फ एक ही इंस्टेंस आप रख सकते हो, ठीक है। रिसोर्सेज कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट रीजन, रिसोर्सेज अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग बना सकते हो। रिसोर्सेज कैन बी मूव टू डिफरेंट रिसोर्स ग्रुप, रिसोर्सेज जो हैं वो अलग अलग रिसोर्स ग्रुप में मूव कर सकते हो। एप्लीकेशंस कैन यूटिलाइज द मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप्स, जो भी एप्लीकेशंस है वो एक से ज़्यादा रिसोर्स ग्रुप को यूज़ करने के काम आ सकती है। देखो जैसे आपने कहा कि भाई मैं एक रिसोर्स ग्रुप बना रहा हूँ, तो रिसोर्स ग्रुप में आपने क्या क्या रख दिया, वेब कंपोनेंट, डेटाबेस, वर्चुअल मशीन एंड स्टोरेज, इन सबको क्या बना सकते हो, एक ही रिसोर्स ग्रुप में रख सकते हो, ठीक है ना। तो पूरा पूरा ये क्या हो गया, एक रिसोर्स ग्रुप हो गया जिसमें आपने रख लिया। या फिर आप क्या कर सकते हो, हर रिसोर्स ग्रुप अलग अलग बना सकते हो। जैसे वेब एंड डेटाबेस के लिए आपने एक अलग बना लिया रिसोर्स ग्रुप, वर्चुअल मशीन के लिए एक रिसोर्स ग्रुप बना लिया, स्टोरेज के लिए एक रिसोर्स ग्रुप बना लिया, ठीक है। तो अलग अलग उसका रिसोर्स ग्रुप का आपने नाम रख दिया आपने। जैसे आपने यहाँ पे कह दिया दिल्ली रिसोर्स ग्रुप। अब दिल्ली रिसोर्स ग्रुप में आपने ये सारा डेटा रख दिया आपने, तो दिल्ली के अंदर जो भी आपका वो आ रहा है, डेटा आ रहा है, वो सारा यहाँ पे आपने स्टोरेज के अंदर रख दिया, ठीक है ना। तो दिल्ली स्टोरेज रिसोर्स ग्रुप नाम रख सकते हो। तो आपको पता रहेगा दिल्ली में ये वाला स्टोरेज है, इसके अंदर मैंने ये काम किया हुआ है, ठीक है ना। अब ये तीनों मिला के भी आप एक बना सकते हो, तो वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड है कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। पर रिसोर्स ग्रुप का मतलब ये होगा कि भाई एक तरह का कंटेनर जिसके अंदर आप अपने रिसोर्सेज या कंपोनेंट को रख सकते हैं, बस। इसके बाद आगे बात करेंगे एज्योर सब्सक्रिप्शन की। देखो एज्योर का जो सब्सक्रिप्शन है, यानी कि जो इसका जो प्लान है वो अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। Azure subscription provide you with a authenticated authorized access to Azure account। तो उसके लिए देखो ये पूरी तरह से सिक्योर है, ऑथेंटिकेशन होगा पहले और फिर ही क्या है आप उस Azure अकाउंट्स के लिए ऑथराइज होंगे। तो उसके लिए आपको जो Azure अकाउंट है ये अलग अलग टाइप का आपको मिलेगा। जैसे डेवलपर वाले के लिए डेवलपमेंट सब्सक्रिप्शन है, टेस्ट सब्सक्रिप्शन में आप क्या है कि भाई फ्री का अकाउंट ले सकते हो, ठीक है। अब ये जो अकाउंट है ये और भी तरीके से आप यूज़ कर सकते हो कि एक बंदा 3 तरह के अकाउंट यूज़ कर रहा है। इसने डेवलपमेंट के लिए अलग सब्सक्रिप्शन ले लिया, टेस्टिंग के लिए अलग ले लिया और प्रोडक्शन के लिए अलग ले लिया। ये तीनों जो अकाउंट होंगे इनकी बिलिंग अलग अलग होगी, सेपरेट बिलिंग होगी। देखो बिलिंग बाउंड्री जनरेट सेपरेट बिलिंग रिपोर्ट्स एंड इनवॉइसेस फॉर ईच सब्सक्रिप्शन। आपने एक ये ले रखा, एक ये, तो तीनों के लिए अलग अलग आपको बिलिंग पड़ेगी। एक्सेस कंट्रोल बाउंड्री manage and control access to the resources that the user can provision with specific subscription। यानी का मतलब ये है कि जब यूजर एक्सेस करेगा तो एक्सेस कंट्रोल आप लगा सकते हो उसमें। एक्सेस कंट्रोल का मतलब है कि आपने बना रखे हैं 4 यूजर, एक को आपने एडमिन बना रखा है, एक को आपने व्यू ओनली एडमिन बना रखा है, एक को आपने रीड और राइट की दोनों की फैसिलिटी दे रखी है, आपने वो फुल एडमिन बना रखा है, फुल एडमिनिस्ट्रेटर फॉर ऑल सर्विसेज। तो जो फुल वाला होगा वो तीनों सब्सक्रिप्शन को यूज करेगा, ठीक है। कुछ आपने क्या टेस्टिंग के लिए बना रखे, तो टेस्टिंग वाले यूजर यहाँ बैठ जाएंगे टेस्ट करने के लिए, प्रोडक्शन वाले यहाँ बैठ जाएंगे, डेवलपमेंट वाले ये बैठ जाएंगे, और इनके जो खर्चा आएगा वो अलग अलग आएगा, बिलिंग अलग अलग आएगा, ठीक है ना। इनके लिए सबके लिए देखो बिलिंग अकाउंट है, इसके लिए अलग अलग बिलिंग प्रोफाइल क्रिएट होगी और उसके लिए अलग अलग इनवॉइस जो है जनरेट होगी इन सब के लिए। उसके बाद आप इन सभी सब्सक्रिप्शन का पेमेंट कर सकते हो। तो ये इसके सब्सक्रिप्शन के टाइप हो गए।
एक तरीके से। इसके अलावा आपने क्या अलग अलग सब्सक्रिप्शन तो ले लिए, अब उसको मैनेज करने के लिए आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा इसके, यानी कि मैनेजमेंट ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। भाई आपने क्या है 10 तरह के सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए कौन बंदा किसको मैनेज कर रहा है ये तो पता ही नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट ग्रुप बनाना पड़ेगा। देखो मैनेजमेंट ग्रुप्स कैन इंक्लूड्स मल्टीपल एज्यूरी सब्सक्रिप्शन। एक मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर मल्टीपल सब्सक्रिप्शन हो सकते हैं। आपने एक मैनेजमेंट ग्रुप बनाया तो इसमें आपने कहा कि भाई इस मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर एक चेयरमैन हो गया आपका, एक सीईओ हो गया, एक हो गया डायरेक्टर, ठीक है। ये तीनों का आपने क्या बना लिया, एक मैनेजमेंट ग्रुप बना लिया, ठीक है। ये आपका बन गया मैनेजमेंट ग्रुप। अब क्या है, ये सब्सक्रिप्शन अलग अलग है, कौन सा सब्सक्रिप्शन किसको यूज करना है वो ये डिसाइड करेंगे। तो ये चेयरमैन जो बंदा है उसने कहा कि भाई मैं ये 4 सब्सक्रिप्शन मैनेज करूंगा। सीईओ ने कहा कि भाई मैं ये सब्सक्रिप्शन मैनेज करूंगा 3-4। डायरेक्टर ने भी कहा कि भाई मैं भी इन सारे सब्सक्रिप्शन को यूज करूंगा। तो अलग अलग उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी अलग अलग बंदों को सब्सक्रिप्शन मैनेज करने के लिए। अब फिर क्या होगा, सब्सक्रिप्शन के अंडर में क्या आएंगे, रिसोर्स ग्रुप आएंगे। एक रिसोर्स ग्रुप ये है, एक ये है। इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर बहुत सारे क्या आ गए, रिसोर्सेज आ गए। ये सारे रिसोर्सेज इस रिसोर्स ग्रुप को मैनेज कर रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ये रिसोर्स ग्रुप डेटाबेस के लिए बनाया है, ये सिर्फ फंक्शन के लिए बनाया है, समझ आया। तो ये हिरार्की होती है इसकी। पहली हिरार्की में आएगा मैनेजमेंट ग्रुप, सेकंड हिरार्की में आएगा सब्सक्रिप्शन, थर्ड हिरार्की में आएगा रिसोर्स ग्रुप और चौथे हिरार्की में आएगा रिसोर्सेस। लास्ट में हमें रिसोर्सेज ही मैनेज करने, लेकिन ये ग्रुप बना के ये फायदा हुआ कि हमने मैनेजमेंट या ड्यूटी सेपरेट कर दी अलग। देखो सब्सक्रिप्शन इनहेरिट द कंडीशंस अप्लाइड टू द मैनेजमेंट ग्रुप्स। ये सब्सक्रिप्शन में क्या है कि आप कंडीशन लगा रहे हो अलग अलग सब्सक्रिप्शन को मैनेज करने के लिए अलग अलग। आपने कभी ये डेवलपमेंट का जितना भी सब्सक्रिप्शन है वो डायरेक्टर हैंडल करेगा, तो ये वाला सब्सक्रिप्शन आपने डायरेक्टर को दे दिया। अब ये डायरेक्टर क्या करेगा, रिसोर्स ग्रुप बनाएगा बहुत सारे, और फिर उस रिसोर्स ग्रुप के अंदर अलग अलग प्रोडक्शन फंक्शंस के रिसोर्सेज जो होंगे वो उसके अंदर रखेगा, ठीक है ना। 10,000 मैनेजमेंट ग्रुप्स कैन बी सपोर्टेड इन ए सिंगल डायरेक्टरी। 10,000 मैनेजमेंट ग्रुप आप बना सकते हो एक सिंगल डायरेक्टरी के अंदर। सिंगल डायरेक्टरी का मतलब है एक आपको सबसे पहले एक डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी, यानी कि टेनेंट क्रिएट करना पड़ेगा। मान के चलते मैंने बना दिया सिस एडमिन। ये सिस एडमिन क्या है, ये एज्योर के अंदर मैंने एक एडी क्रिएट कर ली, एक्टिव डायरेक्टरी, और उसके लिए ये मैंने डोमेन क्रिएट कर लिया, इसी को मैंने कहा एक टेनेंट। अब एक डोमेन के अंदर 10,000 मैनेजमेंट ग्रुप रह सकते हैं, ठीक है, या फिर एक एडी डोमेन के अंदर 10,000 मैनेजमेंट ग्रुप काम कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मैनेजमेंट ग्रुप ट्री कैन बी सपोर्टेड अप टू द 6 लेवल इन डेप्थ, और इसकी जो डेप्थ रहेगी वो 6 लेवल तक जा सकती है, ठीक है। मतलब आपने उसको डिवाइड करते जा रहे हो मैनेजमेंट ग्रुप को, तो इसकी जो हायरार्की है वो 6 लेवल तक जा सकती है। नहीं समझ आया, ये मैनेजमेंट के लिए, ठीक है ना। अब मैनेजमेंट ग्रुप में आपने बना लिया, देखो एचआर, मार्केटिंग, सेल्स, समझ रहे हो। फिर सेल्स के आपने 2 बना दिए, नॉर्थ सेल्स, साउथ सेल्स। मार्केटिंग में भी ऐसे ही कर रहा आपने, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, ये मार्केटिंग के लिए बना दिए। एचआर के लिए भी अलग अलग आपने बना दिए, ठीक है, HR1, HR2, HR3, समझ रहे हो। अब ये हायरार्की जो रहेगी इसमें फिर सब्सक्रिप्शन आएगा अलग अलग, ये भी नॉर्थ सेल्स, साउथ सेल्स, या नॉर्थ सेल, नॉर्थ मार्केटिंग, इनमें आपको क्या करना है, अलग अलग सब्सक्रिप्शन देना है। तो हर चीज़ के लिए आपने सब्सक्रिप्शन तैयार कर रखी है। फिर उसके नीचे रिसोर्स ग्रुप बनाओगे, फिर रिसोर्स ग्रुप के अंदर रिसोर्सेज को रखोगे, समझ आ गया, ये हायरार्की रहेगी। तो ये कह रहा है कि इसकी जो डेप्थ है वो 6 लेवल तक हो सकती है, ठीक है ना। जितना जितना बनेगा सबको सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा, जितना बिल्कुल ग्रुप बनाएंगे।
देखो एक सब्सक्रिप्शन को आप बांट भी सकते हो 2 ग्रुप में। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। ऐसा नहीं कि सब्सक्रिप्शन लेना ही लेना पड़ेगा। हम्म, आपने आपने कहा मैंने दो ही सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, लेकिन 2 सब्सक्रिप्शन को आपने अलग अलग मैनेजमेंट ग्रुप में बांट दिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। उनको राइट्स दे दो फिर वहां पे, अच्छा ठीक है ना। ठीक। इसके बाद देखो प्रैक्टिकली यहाँ पे कि अज्यूरे रिसोर्स ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, वर्चुअल मशीन्स कैसे क्रिएट करना, एज्यूरे रिसोर्स ग्रुप को कैसे करना और उसकी मॉनिटरिंग कैसे करनी, अभी ये सब प्रैक्टिकली बताएंगे आपको। अभी ये तो मैं देखो जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ आपको क्योंकि अभी इसमें थ्योरी समझ में आ जाएगी आपको, तो एज्यूरे एडमिन वाले पार्ट में प्रैक्टिकली शुरू कर देंगे, फिर आपको ज़्यादा थ्योरी बताने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ जी आया? जी जी। तो ये चीज़ है। 10:30 हो गए, दूसरे बैच का टाइम हो गया, तो आज इतना ही करेंगे फिर। हाँ आज एक इतनी एक घंटा करेंगे सर। एक एक घंटा कर लेंगे ना, तो ये हो जाएगा वैसे, ठीक है हाँ जी। भाई। ये तो खत्म होने वाला है, ज़्यादा नहीं है इसमें, कोई बात नहीं है सर, जल्दी थोड़ी हम लोग है सर। है ना, हाँ। ज़्यादा नहीं है तो खत्म हो जाएगा। इंडिया में बहुत ट्रेन है, अमेरिका में हम्म, ट्रेन ही नहीं है, हम्म, मुझे पकड़ना नहीं है ट्रेन। बस अब ये लास्ट का, ये थर्ड वाला रहेगा, हो जाएगा खत्म, ये फंडामेंटल वाला पार्ट आपका खत्म हो जाएगा जल्दी। ठीक है जी।